अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्ब-ए-हाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू से, जो हमारे साथ ऑनलाइन बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले अपने ऐवान में बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेहरबानी। और उसके बाद मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो बजट पेश किया गया है, ये अवाम दुश्मन बजट है, ये गरीब के खून का निचोड़ है। ये इसके लिए मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, अगर गरीब की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। देखें मैं इस ऐवान के अंदर वाह वाह करवाने के लिए नहीं आया हुआ। यार वाह वाह ना करें ना, वो कह रहे हैं आप मुखालफाना नारे लगाएं, वो 3 दिन से आदी हो गए ना। देखें मुझे अपनी तकरीर पूरी करने दें। मैं हर हाल में अपनी तकरीर पूरी करूंगा। ईवान में नहीं पूरी कर सका तो हस्बे हाल में करूंगा। इसीलिए बुलाया है मियां साहब, हस्बे हाल में इसीलिए नहीं जहमत ली तकरीर है। पूरी करने देंगे तो मैं जाके मोहल्ले में बच्चे इकट्ठे करके उनके सामने तकरीर करूंगा। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਕੇਸੜ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਅਤਾਉल्ला ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ। यार वैसे करवा लें, जैसे गन्ने का रस नहीं बेचते, 5 रुपए का गिलास, 5 रुपए का गिलास, 5 रुपए का। आओ आंदे जाओ पींदे जाओ, आंदे जाओ पींदे जाओ। देखें मैं तकरीर याद कर बैठा हूँ। आपको मेरी तकरीर सुननी पड़ेगी। नहीं हम हमतन गोश हैं। नहीं हमतन गोश ना हो। तकरीर सुने। शेर एक बारी फेर। बहुत बहुत शुक्रिया है, ये नारे लांदे रहो बेच, ताड़ी मेहरबानी। मियां साहब, अगर आपका हलक खुश्क हो जाए तो माइक से 2 घूंट लगा लीजिएगा। ये माइक किधर है? ये पानी वाला माइक है। ये मुझे माइक दीजिए खुदा के लिए, मैं तकरीर करनी चाहता हूँ। देखिए तकरीर का शौक तो बहरहाल आपको असेंबली फ्लोर पे ही पूरा करना होगा। ये तो हस्ब-ए-हाल है, यहाँ पे तो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और मियां साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप शौकत तरीन साहब की तरफ से पेश किए गए इस बजट को अवाम दुश्मन और जाली बजट करार दे रहे हैं जी। दूसरी तरफ आपके लोग कह रहे हैं कि ये शौकत तरीन का पेश किया हुआ जो बजट है, ये माजी में आपके वजीर खजाना इसहाक डार की तरफ से पेश किए गए बजट का हू बहू चरबा और नकल है। तो इसका मतलब हुआ कि आपके जो वजीर खजाना ने बजट पेश किया था आपकी हुकूमत में, वो भी जाली था, वो भी अवाम दुश्मन था। देखें मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ, जुनैद साहब आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको मेरे बयान से ही ये पता चल जाना चाहिए कि इस बजट में जो अच्छी चीजें हैं वो इसहाक डार की हैं, जो गलत चीजें हैं वो अवाम दुश्मन है। अच्छा हम पूरे बजट को हम गलत नहीं कह रहे। जबरदस्त। इस तरह तो बजट में पहले मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात भी है, तो वहां तक तो ठीक है। वो हूबू इसहाक डार का चरबा है। हाँ ठीक है। आगे जो अवाम दुश्मनी की गई है जी, हम उसको अवाम दुश्मन कह रहे हैं। और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात में से जाहिर है कि आप ख़वातीन के हक में और हज़रात के खिलाफ। नहीं मेरे लिए मेरे जो हजरात हैं, जो मुअज़्ज़ज़ीन हैं, वो मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। मैं जुनैद साहब अल्लाह के फजल से इज्जत करने वाला और इज्जत कराने वाला मैं अल्लाह के। मियां साहब, आपकी ऐवान में एंट्री जो है ना वो बड़ी जबरदस्त थी, वो लोगों में बड़ी पसीराई हासिल कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका। हम अल्लाह के फजल से इज्जत करने वाले लोग हैं। हम बाजारी जुबान इस्तेमाल नहीं करते, और आप ये अल्लाह के फजल से एक लफ्ज ऐसा साबित नहीं कर सकते कि हमने कभी इस तरह कहीं किसी से गाली गलौज किया हो जिस तरह इन लोगों ने किया है। 3 दिन हो गए हैं जुनैद साहब, 3 दिन, और ये लोग मुझे तकरीर नहीं करने दे रहे। मैंने तो वो हेडफोन लगाए होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं कि ये किस तरह का गाली गलौज कर रहे हैं। मुझे तो बाहर आके मेरे साथियों ने बताया है कि मियां साहब गालियां भी देते रहे हैं ये लोग। मैं तो हैरान हूं कि अगर आपने मुझे हेडफोन लगाया हुआ है तो फिर खुदा के लिए उसमें कोई
मेरे मनोरंजन के लिए अनैसन भट्टी साहब का गाना ही लगा दें। लेकिन मियां साहब देखिए, गालियां तो आपके कान ने भी दी है ना, रोहिल असगर साहब ने गालियां दी और आप जाने दें खुदा के वास्ते, सुन तो लेना। मेरी पहले सुने। अगर हम लोगों ने गालियां निकाली हैं तो इनके क्या कैमरों की बैटरी बंद थी? ये निकाल के कोई, इन्होंने भी बहुत सी रिकॉर्डिंग्स की हुई हैं, निकाले ये कोई एक वीडियो निकाल के वो दिखाई है ना वीडियो, तो वो कहते हैं कि ये तो पंजाब का कल्चर है। ओ जुनैद साहब, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम इनकी गालियों के हवाले से दोस्ताना माहौल बनाना चाहते हैं। जो इन्होंने गाली गलौज किया है, वो जो लड़का वो क्लीन शेव मुंह होता फिल्म स्टार नदीम वाला है और गाला वो मौले जाटलियां का डंडे है। तो मियां साहब रोहिल असगर को भी तो कंडेम करें ना। वो जो वो अली नवाज अवान है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बल्कि मौला जट ने भी इस तरह की गंदी जुबान इस्तेमाल नहीं की किसी भी फिल्म में। देखें जुनैद साहब, हम जो कह रहे हैं कि ये कल्चर है, हम दोस्ताना माहौल पैदा करने के लिए कह रहे हैं, वरना इन्होंने गाली गलोच, इनके तो वफाकी वज़रा बेंचों पे खड़े मजाक बना रहे हैं और वो शफकत महमूद साहब वजीर तालीम हैं और वो किताबों के साथ मजाक कर रहे हैं। कुछ थोड़ा खुदा का खौफ करें जुनैद साहब। वो जो हमारी बहन है वो खातून शीरी मजारी, उसके साथ किस तरह जैसे कोई बच्चे गली में खेल रहे होते हैं, किताबें मार रहे हैं बेंच पे। आपके ये बड़े मोअज़्ज़ज़, वो जिनकी आप अक्सर नुमाइंदगी करते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको देखें, फवाद चौधरी साहब को देखें, किस तरह उनके चेहरों पे मजाक के तासुरात हैं। खुदारा जाने दें, इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की थड़िया गुफ्तगू, इस तरह की बाजारी जुबान कभी भी ईवान में नहीं बोली गई थी। मियां साहब, मैं 3 दिन से इतने मोटे आंसू रो रहा हूं कि मेरे लीडर को तकरीर नहीं करने दी। ये भी आप गलत कह रहे हैं। एक तो आपके आंख से मोटा आंसू निकल ही नहीं सकता। आपने अपने जिस्म के मुताबिक जो आपके आंख से ततीरी निकलती है उसकी बात करें। हम तो जुनैद साहब यहाँ तक कहेंगे कि इकट्ठे बैठ के कोई भाईचारे के माहौल में कोई सलूशन निकलना चाहिए। लेकिन मियां साहब, फिर जो उन्होंने कमेटी बनाई है ऐवान की मफामती कमेटी, उसका फिर आपने बायकॉट क्यों कर दिया है? जुनैद साहब, आप ही जो मर्जी बनाई जाते ने, बेवकूफ ही आप ही बनाई जाते ने और कमेटियां भी आप ही बनाई जाते ने और बाकी सारे उथे छोले ला के बैठे हैं। की करते हो भाई जुनैद साहब? मैं माफी चाहता हूँ जुनैद साहब, इस तरह नहीं होता। दूसरे को साथ लेके चलना चाहिए। बिल्कुल। ये तो दिन दिहाड़े दिन की रोशनी में झूठ बोल रहे हैं। इस तरह नहीं करते जुनैद साहब। हम तो बाखुदा इतने शर्मिंदा हैं और देखिए आप कि मैं उठ के तकरीर कर रहा हूँ, जो आपके मुल्क का आइंदा वजीर आजम है वो तकरीर करना चाह रहा है। तो इन लोगों ने ये क्या किस तरह का सलूक किया है। ये तो मियां साहब आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। इसका मतलब है नवाज शरीफ साहब का स्कोप खत्म हो गया है। मैं नहीं खबर दे रहा। ये देखिए ना, इस तरह की आप बातें करके आप हमें क्या लड़ाना चाहते हैं? हरगिज़ नहीं। मेरे वो काबिल एहतराम बड़े भाई हैं, मेरे बाप की जगह हैं, मेरे वो पीरो मुर्शिद हैं, तो मेरे लीडर हैं। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप वजीर आजम बनेंगे? देखें, ये उन्होंने शायद मुझे इशारा दिया हो। अच्छा। देखें वो कहेंगे कि शहबाज चल उन तेरी बारी है, मैं बैठ फड़ के आ जाऊंगा पिछते। अगर वो मुझे कहेंगे कि नहीं शहबाज, तुमने सिर्फ ऑफिस बॉय के तौर पे मेरे साथ रहना है, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है मियां साहब। जिए भुट्टो। ओए कोई खुदा दा नाम ले यार। अगे भुट्टो ने सानू पीडीएम च वक्त पाया है, हम दोनों इथे हस्पताल च ले आए हैं। जुनैद साहब है इस दानिशवर नू किधरे मेंटल अस्पताल चेक कराओ जनाब। ये किसे मगज दे किसे हिस्से च पुट्टो फसे है। रिलैक्स हो जाए मियां साहब, आप कदम बढ़ाएं, मैं आपके साथ हूँ। ये कदम बढ़ाने का मतलब इसका पता ना मियां साहब, असल में ये कहता है कि देख पकाओ मियां साहब, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
ਉਹ जुनैद साहब ये गल ते ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਨੀ ਛੱਡਤੀ ਇਹ ਕਦਮ बढ़ाओ मियां साहब मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि ਸਾਨੂੰ पता है कि ਜਦੋਂ कदम बढ़ाइए तो उदों साथ कोई भी नहीं ਹੁੰਦਾ तो मैं ये कहना चाहता हूँ जुनैद साहब कि खुदा के वास्ते अपने मुल्क की अपने ऐवान की और ख़ास तौर पे अपने आने वाले वज़ीर आज़म की इज्जत करनी सीखें। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखें इन्होंने आपस में तो चलो लगे हुए थे, इन्होंने मेरी तरफ भी किताब मारी है जुनैद साहब। आपने देखा होगा वो मेरे ऊपर आके मेरे सामने गिरी है और मैं ये मुतालबा करूंगा कि उस किताब का फ्रांसिक टेस्ट करवाया जाए। लाजमन वो किताब जो है उसमें चंद सफ़े किसी खतरनाक केमिकल के बने हुए थे। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरह उसकी आवाज आई है ठक करके उसमें अंदर कोई रोड़ा भी फिट किया हुआ था। और जुनैद साहब आप समझते हैं रोड़े की कैसी चोट होती है। आप माशाल्लाह वो काड़े से हैं, सारी जिंदगी तुसी रोड़ियां नाल खेडे हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ पता होना चाहिए कि रोड़ा वजन की कितनी पीड़ होती है जुनैद साहब। नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, जो हमने एक छोटा सा सिलसिला शुरू किया है कि बड़े शहरों में जो आज हमें तब्दील शुदा नाम नज़र आते हैं, जिनके नाम शाहराहों के या इमारतों के नाम जो हैं वो पहले अंग्रेज़ों के नाम पे थे, हिंदू शख्सियात के नाम पे थे, मुखय्यर लोगों के नाम पे थे जिन्होंने रफ़ाई या फलाही काम बहुत बड़े पैमाने पे किए हैं। सर इस सिलसिले में गोगे ने एक रिक्वेस्ट की थी कि आपसे कह दूं। बताओ। सर गोगा कह रहा था कि मुझे भी मोहल्ले में रानी तोप कहते हैं, मेरा नाम भी बदला जाए। मेरा वापस रानी तोप बदल के राजा तोप रख दिया। ये वो कह रहा था कि मेरा नाम रमजान है तो मेरा या गोगा कह लें चले ज्यादा से ज्यादा। यार उस मसले को छोड़ दो, बल्कि इसको छोड़ दो। छोड़ो ना, लेकिन लास्ट टाइम हमने जिक्र किया था कराची की बात शाहराहों का और इमारतों का, उसमें खास तौर पे एल्फिंस्टन स्ट्रीट का जिक्र किया था जो आज ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट है जी। तो हमारे जो कराची के ब्यूरो चीफ हैं वो हर दफा जरूर कोई ना कोई हमारे इल्म में इजाफा करते हैं। तो इस दफा उन्होंने इस बात की निशानदेही की है, हमारे इल्म में इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि ये जब एल्फिंस्टन स्ट्रीट का नाम ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट रखा गया था, जब इसका नाम एल्फिंस्टन स्ट्रीट था तो लोग इसको एब्रीवेशन छोटा करके एल्फी स्ट्रीट कहते थे। एल्फी स्ट्रीट जी, इसका ये मतलब नहीं कि लोग मना करते थे एल्फी स्ट्रीट थे ना जाए चिंबड़ जाएगा, ये नहीं होता था। कहते तौर पे एल्फिंस्टन का एब्रीवेशन एल्फी आसानी के लिए एल्फी स्ट्रीट। तो जब इसका नाम ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट रखा गया था तो किसी उर्दू अखबार ने ये खबर लगाई थी कि एल्फी स्ट्रीट अब ज़ेबी स्ट्रीट बन गई, ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट। तो लोगों को ये खदशा था कि अब लोग इसको ज़ेबी स्ट्रीट कहेंगे, लेकिन लोगों ने बहरहाल ज़ेबुन्निसा ही को एक्सेप्ट किया। अच्छा, ये जो एल्फिंस्टन स्ट्रीट और मौजूदा ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट है, ये कराची की पहली शाहराह थी जहां पे अंग्रेजों की सारी दुकानें थी। अच्छा सर, ये इस स्ट्रीट पे सारी अंग्रेजों की दुकानें थी? जी। वो भी आती जाती खवातीन को कहते होंगे बाजी नवे डिजाइन दी लाओ ना, ये देखो तो सही। नहीं, एक दुकान ऐसी थी उस स्ट्रीट पे जो बराह रास्त कहा जा सकता है कि वो अंग्रेज की नहीं थी। मोहनलाल एसरदास, बहुत बड़ी जेवरात की चेन है हिंदुस्तान की, यहाँ उसका पहला स्टोर बना था। लेकिन वो भी इस वजह से बना था कि मोहनलाल एसरदास का जो पार्टनर था वो अंग्रेज था। गुड, यानी कब्जा थे अंग्रेजों का इसी। जाहिर है अंग्रेजों का दौर था और ये बर्रे सगीर की पहली शाहराह थी या कारोबारी मरकज था जहां पे गाड़ी लाना या गाड़ी को पार्क करना मना था। जैसे आज आपको नजर आता है बड़ी बड़ी जगहों पे शॉपिंग प्लाजा या जो शॉपिंग के इलाके हैं वहां पे गाड़ी आप बाहर पार्क करके पैदल अंदर आते हैं। तो ये बर्रे सगीर का पहला इलाका था जहां पे गाड़ी ले जाना या गाड़ी पार्क करना मना था, आप पैदल जाते थे। और बर्रे सगीर का जो पहला डिपार्टमेंटल स्टोर या मेगा सुपर स्टोर था डोसल, वो भी इसी शाहराह पर था। और ये डोसल स्टोर था, उसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ पे शर्ट से लेके बंदूक तक हर चीज मिल जाती। ओह गुड सर, इस स्टोर से चामा भी मिल जाता था।
तुम मजाक कर रहे हो। उस वक्त जो सिंध के बड़े बड़े जो थे ना जिम्मेदार, वो इस डोसल स्टोर के मकरूज रहते थे। वो सारा साल उधार लेते रहते थे और कहते थे जब गंदम की कटाई होगी तो आपको पैसे देंगे। सर फिर ऐसे भी होता था कि ये जिन्होंने पैसे देने होते थे कटाई पे, वो आके कहते होंगे यार बस बारिशें हो गई ने, सही कटाई नहीं हुई, 2 दर्जन अंडे दे दे, अगले साल छुपा ले। सामने वाला अंग्रेज था। सर जी अंग्रेज उधार सौदा भी दे देता। बहुत अच्छे। अंग्रेज ने अपनी हट्टी पे बाहर बड़ा सा लिखाया होता था, लोन इज सीजर ऑफ लव, उधार मोहब्बत की कैंची है। अक्ल करो यार गोगे। सर ये लाइट ऑरेंज कलर की शर्ट गोगे को अलाउ है जी? गोगे को 7 खून अलाउ है। और खुदा दा वास्ता जो उन्हें ते पैर रख के ते मार देना बंदा। नहीं, बंदे की बात नहीं कर रहा, 7 मुर्गियों के खून अलाउ है उसको। गुड। अच्छा, एक अगर कहा जाए कि कराची की खूबसूरती की अलामत कौन सी बिल्डिंग है जी, तो लामाला आपके मुंह से निकलेगा कि फ्रेयर हॉल, जो 1865 में अंग्रेज ने टाउन हॉल के तौर पे तामीर करवाया था। बहुत शानदार इमारत थी। इसको फ्रेयर हॉल इसलिए कहा जाता है कि कराची के एक कमिश्नर साहब थे, बार्टल एडवर्ड फ्रेयर। ये एडवर्ड फ्रेयर ने मुख्तलिफ मुल्कों में खिदमात अंजाम दी, जो कॉलोनियल मुल्क थे, यानी जहां जहां पे अंग्रेजों की हुकूमत थी। ऑस्ट्रेलिया में भी अंग्रेज की हुकूमत थी, कॉलोनी था, तो वहां पे भी ये एडवर्ड फ्रेयर जो था तैनात रहा। और वहां पे आपको आज भी एक पहाड़ का नाम इससे मंसूब मिलेगा, माउंट बार्टल फ्रेयर, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। और मुख्तलिफ मुल्कों में इसके नाम से 9 शाहराएं मंसूब हैं। ये सिंध का कमिश्नर था और इसने ये जो फ्रेयर हॉल तामीर करवाया था, टाउन हॉल जो बनवाया था, ये 1,80,000 रुपए से बनवाया था। 1,80,000 रुपया भी उसने सारा सरकार के खजाने से नहीं दिया था, बल्कि सिंध के जो अवाम थे, कराची के जो अवाम थे, वो इससे बहुत मोहब्बत करते थे। देखो ना जरा, आज तुसी इतनी बिल्डिंग बनाओ तो 1,80,000 तो उत्ते दा पानी लग जाता है। अच्छा, जो कराची के लोग थे वो फ्रेयर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, तो इन 1,80,000 रुपयों में से 52,000 रुपया जो था वो कराची और सिंध के शहरियों ने खुद जमा करके दिया था। अरे वाह, फेयर हो गए, फेयर हो गए, फ्रेयर हो गए, बल्कि फ्लेयर हो गए। यानी ये उस दौर का इमरान खान हुआ है। ये फंड अच्छा हो जाता था। कराची उस दौर में भी खुशहाल था। अच्छा, ये जो मिस्टर फ्रेयर था, ये सिंध के लोगों से बहुत मोहब्बत करता था और सिर्फ ये अपने आप को ब्यूरोक्रेट नहीं समझता था। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि खुद सिंधी जबान बोलता था और अपने अफसरान को कहता था कि सिंधी सीखो। इसने बल्कि ऑफिशियली जब इसने चार्ज लिया तो इसने आके फारसी की सरकारी हैसियत खत्म करके सिंधी जबान राइज की थी। वाह वाह वाह, गौरी सुन रहे हो अंग्रेजों की बातें? अजीजी, मेरे से तो अंग्रेज देखे नहीं जाते। देखे नहीं जाते या बर्दाश्त नहीं होते? वो एक ही बात, बहुत चीटे चीटे होते हैं। यार तुम गोरे कह लो, तुमने चीटे चीटे जरूर खेले। सर ये जो चीटे चीटे लोग थे, इनको उस वक्त जब ये यहाँ पे ये इस तरह की चीजें बनवा रहे थे या अपने नाम से रोड करवा रहे थे, उस वक्त तो इनके ज़हन में भी नहीं ना होगा कि हम इधर से वापस चले जाए। असल बात यही है। देखो, ये आप आज से 70-80 साल पहले अगर आप बहरी रास्ते से कराची में दाखिल होते तो आपकी जो पहली नजर पड़ती थी ना, वो मैरीवेदर टावर पे पड़ती थी। मैरीवेदर टावर जो था, ये भी विलियम मैरीवेदर था, ये भी कराची का कमिश्नर था। इसने ये गालिबन 1868 से कोई 1877 या 78 तक ये 10-12 साल जो है कराची का कमिश्नर रहा था, सर विलियम मैरीवेदर। ये बंदा था सर विलियम मैरीवेदर, जिसने कराची का जो बहुत प्रेस्टिजियस क्लब था ब्यूरोक्रेट्स का, सिंध क्लब, ये तामीर करवाया था। अच्छा, सिंध क्लब एक ऐसी जगह थी, उस वक्त सिर्फ वहां पे अंग्रेजों को इजाजत थी आने की, अंग्रेजों का कब्जा था। लेकिन सर उस दौर में गौरी नहीं था उधर जा सकता। अजीजी, क्यों मेरा अंग्रेजों से झगड़ा करवाना? इसने वहां पे सिंध क्लब के बाहर बोर्ड लगवाया था कि वुमेन्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। इस बात पे उस वक्त बड़ा फसाद हुआ था, लेकिन चूंकि अंग्रेज का तसल्लुत था
तो बोल तो नहीं सकते थे, खवातीन भी नहीं बोल सकती सर थी। उस वक्त इनकी कुत्ते के साथ मोहब्बत नहीं थी। थी, लेकिन ये तो बहुत मारूफ है ना, कई इमारतों पे, कई क्लब्स पे और कई जगहों पे लिखा होता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, और इस बात पे बड़े फसाद होते थे। अच्छा, ये पहला नफरत का बीज था जो यहाँ के मकामी लोगों के दिल में बोया गया था जब उन्होंने ये बोर्ड लगाए थे। इस क्लब की रुकनीत हासिल करने के लिए जो सिंध के कई बड़े बड़े जो जागीरदार और वडेरे थे वो बड़े मचलते थे कि यार किसी तरह सिंध क्लब की रुकनीत मिल जाए, लेकिन किसी भी मकामी बंदे की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई जब तक कि कायदे आजम ने जब गवर्नर जनरल का ओहदा संभाला था तो उन्होंने जो अपना पहला हुक्मनामा जारी किया था उसके बाद ये बोर्ड हटा दिया गया था वहां से, और फिर वहां पे खवातीन को भी इजाजत मिली उसके बाद गालिबन 1952 में, और मकामी लोगों को भी इजाजत मिल गई थी वहां की मेंबरशिप हासिल करने की। पर कराची में बहुत कुछ था पहले, हाँ। एवं नहीं फाद मुस्तफा फिरमा जो झाड़ा मारदा। अच्छा, जब कायदे आजम के हुक्म के बाद सिंध क्लब की मेंबरशिप जो है वो मुकामी लोगों के लिए खोली गई, तो जो बिल्कुल इब्तदाई इसके मेंबर्स बने थे उनमें सिकंदर मिर्जा का नाम आता है। फिर जो मारूफ कारोबारी शख्सियत है, जो पाकिस्तान की पहली जो ओलंपिक कमेटी थी उसके भी रुकन या चेयरमैन थे सैयद वाजिद अली साहब, वो भी इसके इब्तदाई अरकान में से थे। वाह। नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा प्यारे बच्चों, आज बायोलॉजी की क्लास है और हम एक ऐसा जानवर डिस्कस करेंगे जिसका सहरा से बहुत गहरा रिश्ता है। समझ गए होंगे आप? ऊंट। ऊंट सर, ऊंट मेरा कजन भी लगता है ना, इसलिए मैं उसको काफी जानता हूँ। आज पता चला है कि ऊंट कश्मीरी है। ऐसे तो मेरा भी रिश्तेदार है क्योंकि ऊंट के बच्चे की शक्ल मेरे जैसी होती है। ओ खुदा का खौफ करो, ऊंट के पंजे जैसी शक्ल है तुम्हारी। सर ऊंट का पंजा चौड़ा होता है, पूंछ जैसी कहीं। और ऊंट को डाची भी कहते हैं। हाँ, ऊंट को डाची भी कहते हैं, और अरबी में ऊंट के लिए पता कितने अल्फाज हैं, कितने नामों से ऊंट को याद किया जाता है? 160 नाम है अरबी जबान में सिर्फ ऊंट के लिए। सर ये क्यों इसके इतने नाम रखे हुए हैं, भूल जाते हैं? ये नादरा वालों से पूछ के बताऊंगा। अच्छा बच्चों, आपको ऊंट के बारे में सबसे दिलचस्प कौन सा फैक्ट लगता है जो आपको बड़ा फैसिनेट करता है? सर मुझे तो उसका सबसे अच्छा जो एक्शन है ना वो ये लगता है कि वो चलता हुआ ना इर्द गिर्द पता नहीं किसी को ढूंढ रहा हो। अच्छा, जहां तक ऊंट के चलने का या चाल का मामला है ना, तो उसमें भी जो उसका सबसे यूनिक फीचर है वो ये है कि ऊंट गालिबन वाहिद छुपाया है जो एक ही वक्त में अपनी एक ही साइड के दोनों पांव उठाता है, अरे क्या मूव करता है आगे की। गुड। आई सी, इसका मतलब सर उसका लेफ्ट राइट डिफरेंस है। हाँ, लेफ्ट राइट यानी अलग अलग नहीं उठाता, एक ही साइड के पहले दोनों फिर दूसरी साइड के उठा। दूसरे जानवरों से डिफरेंट है। बिल्कुल मेरा बहुत ख्याल है इसीलिए फिर उसकी गर्दन मुड़ जाती है। सर जी ऊंट पे खाना खा के बैठते हैं तो खाना भी हजम हो जाता है। को खुदा का खौफ खाओ, खाना खा के ना उस पे बैठ जाना। तुम खाते हो 4 देगे, क्यों उसका लक दूरा करना है? वो खाना खाए बगैर भी बैठे तो भी उसका लक टूट जाएगा, बल्कि ऊंट क्या हाथी का लक भी तोड़ देगा। तू ऊंट पे बैठ के खाना हजम करते, खाना खा के मुझे बताया करो, मैं तुम्हें धक्के दिया करूंगा इधर 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 खाना हजम सर मुझे करते। ऊंट की रेस बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, अच्छी लगती है? कभी देखी भी है? जी देखी भी है सर। कहाँ पे? ये सर सर इसकी शादी दुबई हुई है। सर ये शादीशुदा स्टूडेंट है। यार पहली दफा मुझे पता चला कि आपकी बारात ऊंटों पे गई थी। नहीं सर पैदल गई थी, उधर से वो उन्होंने ऊंटों पे इस्तकबाल किया था। इस पूरे खानदान के लिए तो बिल्ली भी ऊंट ही है, इतने इतने ये खुद है। अच्छा देखो, मैं ना ये मुझे रेस से याद है, आमतौर पे ये समझा जाता है कि ऊंट बहुत सुस्त रफ्तार जानवर है। आप ये सुन के हैरान होंगे कि ऊंट की जो दौड़ है, जब ऊंट दौड़ता है भागता है तो वो 60-65 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागता है। 65 भी कई दफा क्रॉस करता है, बड़ा तेज दौड़ता है वो। सर मैं फिर कॉलेज आने के लिए ऊंट ले लूं? सर ऊंटों के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो अपनी कुहान में पानी जमा कर लेते ये हैं। बिल्कुल गलत बात है। ऊंट अपनी कुहान में कुछ जमा नहीं करता सिवाय चर्बी के। अच्छा। और वो जो चर्बी है वो उसको जिंदा रखने के काम आती है, वहां से वो अपनी जो एनर्जी लेता है। और इसीलिए कहा जाता है कि ऊंट जो है वो बगैर खुराक के 2-3 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है बगैर कुछ खाए पिए। तो वो जो उसकी कुहान में चर्बी जमा होती है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है तो उसकी। मैं भी सर यही सोचता था, जेड़ा बंदा बेचारा पैसे नहीं जमा करता उन्हें पानी की जमा कर
अच्छा, जिस ऊंट की 2 कुहाने होती हैं ना, जी, जी। वो एशियाई ऊंट होता है, जिसको अंग्रेजी में बैक्ट्रियन कैमल कहा जाता है। अच्छा। और दूसरा कौन सा है? अरबी, उसकी 1 कुहान होती है। और अरबी ऊंट को अंग्रेजी में कहा जाता है ड्रोमेडरी, ड्रोमेडरी कैमल। सर एक कुहान वाली ऊंट से मैं गिर जाता हूँ, 2 कुहान वाली वावा विच फिट हो जाता है। सर ये गोगा जी एक दफा 2 कुहानों वाली ऊंट पे बैठे, उसकी कुहाने खोल के तो खुद नीचे उतर आए। सर जी आपने बताया ऊंट 3 हफ्ते भूखा रह सकता है, एक गोगा 2 दिन बिरयानी ना खाए ना बेहोश हो जाता है। अच्छा, ऊंट के बारे में अगर आप गौर करें उसकी जिस्मानी साख्त के हवाले से, तो आप खुद ब खुद ये समझ जाएंगे कि इसको अल्लाह ताला ने पैदा ही सहरा के लिए किया हुआ है। सहराई जो मौसम है उससे निमटने के लिए अल्लाह ताला ने उसको हर सहूलत दी हुई है। एक ऊंट के जो पपोटे हैं ये एक नहीं होते, आंखों के जो पपोटे होते हैं ये 3 लेयर्स होती हैं, 3 पपोटे होते हैं। अच्छा। और एक ऊंट के जो पलके हैं ये एक पलके नहीं होती एक लाइन में, 2 पलकें होती हैं। ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि जब सहराई गर्द चलती है, सहराई तूफान आता है, तो उससे निमटने में उसको आसानी होती है। ये वाहिद जानवर है, मैमल है, सहराई तूफान से निमटने के लिए अल्लाह ताला ने इसको ये सलाहियत भी दी हुई है कि ये अपना नाक बंद कर लेता, वाह वाह वाह, ताकि मिट्टी और गर्द अंदर ना जाए। सर अगर ऊंट की आंख में रेत पड़ जाए तो वो ऐसे तो नहीं कर सकता? इसीलिए अल्लाह ताला ने उसको एक्स्ट्रा क्वालिटीज दी हुई है ना, इससे बचने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ऊंट को सहरा से मुताबिकत रखने के लिए अल्लाह ताला ने उसको एक और सलाहियत दी हुई है। आप कभी देखें कि उसकी छाती पे और उसके घुटनों पे बाकायदा पैड्स होते हैं, बिल्कुल सर, ताकि वो जब गर्म मौसम में रेत पे बैठे तो उसको गर्मी जो है वो टॉलरेट कर सके, बर्दाश्त कर सके, वरना तो आप रेत पे हाथ नहीं धर सकते। अच्छा, फिर एक और बात ये है कि उसकी जो बाकी जो जिल्द होती है, उसका जिस्म है, उसकी जो चर्बी होती है वो बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है। सारी चर्बी एक ही जगह उसकी कोहान में जमा हो जाती है ताकि उसको गर्मी ना लगे ज्यादा। सर जी इसका गोश्त नमकीन होता है। बहुत अच्छे। देखो सर ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿਆ ਧੁੱਪੇ ਖਜਲ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦੀ ਪਈ। यार ठीक कह रहे यार, होरा नु हो रही थी, अन्ने नु डगोरी थी। वाह जी वाह, क्या मिसाल दी सर। बहुत शर्मिंदा कराते हो तुम क्लास में। को अकल करया कर, तेरे खुराक तो इलावा सवाल ही कोई नहीं होंगे। वैसे भी आगे बकरा ईद आ रही है, ऊंट बड़े कुर्बान होने। यार छोड़ दो बस, जो भी गोश्त कोई दे के जाएगा खा लेना। अच्छा, ऊंट के गोश्त में भी जो तवानाई है वो आम गोश्त की निस्बत ज्यादा होती है। अच्छा। और इसके दूध की खूबी ये होती है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना वो कम होता है। सोडियम, पोटेशियम और दीगर मिनरल्स जो हैं वो आम दूध की निस्बत ज्यादा होता है। ये बात है, देखो ना कितनी खासियतें होती हैं उसके गोश्त में। मैंने तो मोहल्ले में कभी भी किसी से ये नहीं पूछा कि आपने कौन सा गोश्त किया है, मैं तो यही कहता हूँ कि आपने कितना गोश्त भेजा है। ऊंट को अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। देखो, उसको लंबे सफर पे जाना होता है और कुछ देर उसको बहुत कम वक्फा मिलता है पानी पीने के लिए, जहां उसको पानी दस्तयाब होता है। ये चंद सेकंड्स के अंदर 40 गैलन पानी पी सकता है। और बगैर गिलास तो। बड़ी बात। हाँ जी हाँ जी, अल्लाह जिड्डे जिड्डे ओदे बुल ने पानी लीक भी कर दिया। बर्फ पता नहीं पौधा कि नहीं। यार रेगिस्तान च बर्फ भोला फटे वाला ला के बैठा, हद हो गई। उसके जो बुल है ना, बुल आपने कहा है ऊंट जो उसके, ये भी अल्लाह ताला ने उसको खास अता की है कि वो जंगली जो जड़ी बूटियां हैं, जो सहराई जड़ी बूटियां हैं, जिसमें कांटे होते हैं, तो वो कांटों से मुकाबला करने के लिए उसके जो होंठ हैं वो बहुत ज्यादा मोटे और बाहर निकले होते हैं ताकि कांटे ना उसको लग सके। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सर जितने जितने बड़े इसके होंठ है, ये ब्रर करता हुआ कैसा लगेगा? बाद में मौला खुश रखे भी कहता है कि इसका मतलब है वो सऊदी अरब के गाजियाबाद रहता है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आज तकरीबन गुजर गया है 17 जून। आज तारक अजीज साहब की बरसी, पाकिस्तान की पहली आवाज। उनको याद करना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है, चूंकि मैं तो उनको पाकिस्तान की पहली आवाज कहता हूं और अल्लाह ताला ये आवाज जो है ये हमेशा कायम दायम रखे। आमीन। वो खुद चले गए, उनकी रूह परवास कर गई, मगर मुझे यकीन है कि ये इंतहाई खूबसूरत आवाज जो है ये हम
इंशाअल्लाह ताला जब तक पाकिस्तान है हम ये सुनते रहेंगे, क्योंकि लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं और आज भी लोग उनसे प्यार करते हैं और करते रहेंगे। बहुत बड़े आदमी थे, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अच्छा जी, आज मैं याद माजी में गर्मियों की जो मसरूफियात होती थी हमारी, जो अब खत्म हो चुकी हैं तकरीबन, उनको याद करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो एक सीधा सीधा रिवाज होता था कि गर्मियों में हम दोपहर को सोया करते थे। वो सोना जो है वो इसलिए जरूरी होता था कि उस दौर में फजर के वक्त लोग उठ जाते थे और दिन इतना लंबा होता है गर्मियों का कि दोपहर को सोए बगैर चारा नहीं था। अब चूंकि उठते ही हम 11-12 बजे हैं, इसलिए दोपहर को सोना जो है वो इतना जरूरी नहीं होता। अच्छा, उस वक्त जब दोपहर को सो जाते थे तो ज्यादातर बुजुर्ग सोते थे, बच्चे जागते रहते थे। और वो जो बच्चे हैं जिनमें हम भी उस वक्त शामिल होते थे, बड़ी बड़ी अजीब हरकतें करते थे। वालिदैन को जब देख रहे ना सो गए हैं या बुजुर्ग सारे सो गए हैं, दादी दादा ये वो सब सो गए हैं, तो लाइमन बाहर निकल जाते थे और बाहर जाके लाइमन क्रिकेट या फुटबॉल शुरू हो जाता है। और वो फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हुए अगर कोई ऊंचा बोलता था तो उसको कहते थे कि यार होली बोल, उधरों जाग के ना आ जाए। नहर पे चले जाते थे। ये देखो ना, ये गलत सोसाइटी का लड़का, ये देखे नहर पे जा रहा है, ये देखे। ये बिल्कुल ठीक बात है। ये जो थोड़े से हमारा गर्द बच्चे होते थे वो नहर पे जाते, और नहर पे भी कई दफा जो थोड़े से बड़े होते थे दुआना लेके जाते थे। ये वाहिद गंदा काम है जो मैंने अपने बचपन में किया। नहीं यार, गंदा काम तो नहीं है, बड़ा हमारा अच्छा गंदा वाला काम कह रहे ना, घर वालों से छुप के जाते थे। अच्छा, वालिदैन से छुपकर नहर पे जाने में सबसे बड़ा मसला पता क्या दरपेश आता क्या था? सर? जब आप वापस आते थे तो छुपता नहीं था कि आप नहर से आए, आंखें सुर्ख होती थी, बाल गीले होते कपड़े थे, गीले। कहीं ना कहीं से आप पकड़े जाते थे कि आप नहर से आए। ठंडी नहर में टुबकी और कार आके ऐसी स्लीपर गरमैश के साथ। अच्छा बाबू जी, आप कोट पैंट में नहाते थे या निकर पहनते थे? यार यार नहर पे नहाना है तो निकर पहन के ही नहाना है, हद हो गई है तुम्हारे वाली। उधर की आके डडुआ ने देखना टाई लाई है कि अच्छा, नहर पे जिस स्पॉट पे बहुत ज्यादा लोग आते थे, लड़के नहाने के लिए आते थे, वहां पे अक्सर आपने देखा कि ये जांघिए, ये निकरें और ये ट्यूब्स होती हैं, ये किराए पे भी देने वाले बैठे हैं। अच्छा, ये गांव पिंड जो देहात है, यहाँ पे ये कोई बुरा नहीं समझा जाता था नहर पे जाना या ट्यूबवेल पे जाना। ट्यूबवेल पे जाते थे अक्सर लोग दोपहर को नहाने के लिए, वहां नहा भी लेना, खरबूजा या दुआना बीच में फेंक के ठंडा करके भी खा लेना। ये गांव देहात के होते थे काम। अच्छा, फिर जो गर्मियों का एक और बहुत अहम काम होता था जो अब नहीं नजर आता, वो होता था कि दोपहर के बाद ना जी, सपहर जब सूरज ढल रहा होता था, उस वक्त पानी का छिड़काव, अपने घर के सहन में पानी का छिड़काव करना या बाहर अपने दरवाजे के आगे पानी का छिड़काव सारे ही करते थे, ताकि वो जरा जो गर्मैश है, वो जो लूस होती थी, वो जरा काट जाती थी। फिर उधर चारपाइयां या अपना कुर्सियां शुर्सियां बिछा के बैठ जाते। अच्छा, एक और जो गर्मियों में काम किया जाता था वो होता था चारपाइयां छत पे पहुंचाना और फिर सुबह उनको वापस उतारना। अगर दोपहर को चारपाई ऊपर ही, मतलब मुश्किल ऊपर रहती थी, तो उसको कानों पड़ जाती थी। इसलिए चारपाइयों को ठीक रखने के लिए सुबह सुबह उतार भी दिया जाता, क्योंकि एयर कंडीशन कमरे होते नहीं थे और इसलिए छत के ऊपर जरा ऊंची जगह पे सोने से ठंडी हवा जो है वो आती थी और बंदा आराम से सो जाता था। इसलिए हर घर के लोग तकरीबन शाम को चारपाइयां छत पे चढ़ा देते थे, उधर भी पानी शानी तरौंक लेते थे और एक पखा लगा के सो जाते थे। और सोते वक्त हर एक की कोशिश ही होती थी कि पखे दे जेड़े सब तो अगे मंजी है उथे मैं सौं। बाकी बातें छोड़ो, ये बताओ कानों कैसे पड़ती थी? ये नई नस्ल को बताओ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो कानों जो होती थी ना चारपाई की, वो ऐसे हो जाती। बताओ ना यार कि चारपाई, इसको नहीं पता होगा, चारपाई के जो चार पाए होते हैं उनमें से एक पाया जो है ना वो बगावत कर देता था, वो उठ जाता, टेढ़ी हो जाती थी ना, टेढ़ी हो जाती थी। सूख के गर्मी के साथ, धूप के साथ चारपाई थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती थी तो एक पाया जो है वो जमीन से उठ जाता और कानों निकालते इस तरह थे कि जो पाया उठा होता था ना, उस पर एक बंदे को बिठा के दूसरी तरफ से जोर लगाते थे, गोगा बिठा के उसको। अच्छा, ये तुम्हें तुम्हारे इल्म में इजाफा कर दूं कि ये सिर्फ चारपाई को कानों नहीं पड़ती थी, बंदों को भी कानों पड़ती है।
अच्छा, एक और गर्मियों की जो एक्टिविटी होती थी, फ्रिजें चूंकि हर घर में नहीं थी होती, तो जिसके घर फ्रिज होती थी ना, बाकी सारे उधर से बर्फ का छन्ना लेने जाते। अजीन, ये था आज का अस्पताल। और चलते चलते एक छोटी सी बात, मैं अक्सर हार जाता हूं किसी की जीत की खातिर। मैं अक्सर हार जाता हूं किसी की जीत की खातिर। वाह। मेरा अपना तरीका है किसी से जीत जाने का। खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।